तो हमारा पहला सवाल ये है, प्रश्न 1, अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या है? इसके विकल्प हैं ए, 2 जनकों की आवश्यकता, बी, अर्धसूत्री विभाजन, सी, संतति में विविधता, या फिर डी, तीव्र एवं सरल प्रक्रिया। अगर हम विकासवाद और ऊर्जा की बचत के नजरिए से देखें तो यहाँ विकल्प डी बिल्कुल सटीक बैठता है। तीव्र एवं सरल प्रक्रिया। हाँ, जब हम अलैंगिक या असेक्सुअल प्रजनन की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें एक ही जनक मतलब एक ही पेरेंट शामिल है। अच्छा। अब सोचकर देखिए, अगर किसी जीव को अपनी आबादी बढ़ानी है तो उसे कोई साथी ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को आकर्षित करने के लिए कोई ऊर्जा खर्च करनी है। बिल्कुल कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, बस जीव खुद को विभाजित करता है और संख्या बढ़ा लेता है। मतलब ये बहुत ही तेज है। इतना तेज कि कुछ ही घंटों में 1 से लाखों जीव बन सकते हैं। रुकिए, ये तो बहुत ही शानदार व्यवस्था लगती है। मतलब अगर ये इतना ही तेज और आसान है तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टनर की तलाश नहीं। सही कहा। तो क्या ये एक तरह की प्राकृतिक फोटोकॉपी मशीन है? इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा सवाल, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, बताइए। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है? क्या वो ए, युग्मन है, बी, परागण है, सी, विखंडन है, या फिर डी, निषेचन है? आपका वो जो फोटोकॉपी मशीन वाला विचार था ना, वो यहाँ एकदम सही काम करता है और उसी के आधार पर इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, विखंडन। विखंडन यानी फिजन। हाँ। बाकी के जो 3 विकल्प है, युग्मन, परागण और निषेचन, ये सब लैंगिक प्रजनन के शब्द हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एकदम सही। इन तीनों में ही किसी न किसी स्तर पर 2 अलग-अलग कोशिकाओं का मिलना जरूरी होता है, लेकिन विखंडन पूरी तरह से अलग है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक अकेला जीव अपनी ही कोशिका को अंदर से तोड़ता है और 2 हिस्सों में बांट लेता है। अरे वाह, ये सच में ऐसा है जैसे ओरिजिनल मशीन खुद ही अपनी नई प्रतियां छाप रही हो। बिल्कुल, कोई नया डिजाइन नहीं, कोई नया फीचर नहीं, बस वही पुराना सॉफ्टवेयर नए हार्डवेयर में चल रहा है। हाँ, क्योंकि किसी दूसरे जीव का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आकर मिल ही नहीं रहा है, इसलिए जो भी नई संतति बनती है वो अपने जनक की 100% सटीक कार्बन कॉपी होती है। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बिल्कुल नहीं। ये तो हुए इसके मूल सिद्धांत। राइट। अब ये सिमुलेटर हमें एक बहुत ही दिलचस्प दिशा में ले जा रहा है, सूक्ष्म जीवों में प्रजनन के तरीके। मतलब ये देखना कि जो जीव हमें नंगी आंखों से दिखते भी नहीं हैं, वे इस कार्बन कॉपी तकनीक का इस्तेमाल कितनी चतुराई से करते हैं। ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अमीबा में प्रजनन की विधि है। विकल्प हैं ए, बहुखंडन, बी, कली बनना, सी, द्विखंडन, या डी, बीजाणु निर्माण। सूक्ष्म जगत के इस प्रसिद्ध जीव के लिए प्रकृति ने विकल्प सी चुना है, यानी द्विखंडन या बाइनरी फिशन। द्विखंडन। हाँ, अमीबा एक बहुत ही सरल एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर का केंद्रक यानी न्यूक्लियस खिंचने लगता है, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। अच्छा, रबर बैंड की तरह खिंचता है। हाँ, और फिर वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसके बाद बाकी की पूरी कोशिका भी बीच में से संकुचित होकर 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाती है। वाह, मतलब कोई संपत्ति का विवाद नहीं, सब कुछ एकदम आधा आधा बट गया। हाँ, एकदम बराबर बंटवारा। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या हर सूक्ष्म जीव बिल्कुल इसी तरह से काम करता है? मेरा मतलब है, क्या हमेशा आधा आधा ही बंटवारा होता है? ये हमें चौथे सवाल पर लाता है। ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 4, यीस्ट में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? विकल्प है ए, विखंडन, बी, कली बनना, सी, बीजाणु निर्माण, या डी, युग्मन। यहाँ विज्ञान का जवाब है विकल्प बी, कली बनना, जिसे हम अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। और आपके सवाल का जवाब है नहीं, हमेशा बंटवारा बराबर नहीं होता, वो बराबर हिस्सों में नहीं टूटता। इसके बजाय एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया होती है। यीस्ट कोशिका के एक सिरे पर एक छोटा सा उभार आने लगता है। उभार? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधा के तने पर एक नई कली फूटती है। अच्छा, तो मूल कोशिका वैसी की वैसी ही रहती है और उसमें से कुछ नया निकलता है। बिल्कुल, वो छोटी सी कली धीरे धीरे बड़ी होती है। मूल कोशिका अपना डीएनए उस कली में भेजती है। जब वो कली पर्याप्त रूप से बड़ी और सक्षम हो जाती है तो वो टूटकर अलग हो जाती है और एक स्वतंत्र यीस्ट बन जाती है। तो यहाँ कोशिका द्रव्य का बंटवारा तो असमान हुआ। एकदम सही, लेकिन डीएनए की कॉपी एकदम 100% समान होती है।
ये बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। अपना वजूद भी नहीं खोया और एक नई कॉपी भी तैयार कर दी। हाँ, ये उनका खास तरीका है। लेकिन अब सोचिए, क्या हो अगर किसी जीव को सिर्फ एक कॉपी नहीं बल्कि पूरी एक फौज तैयार करनी हो। ये हमें हमारे अगले सवाल की तरफ ले जाता है। ये भी बहुत रोचक है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? इसके विकल्प हैं ए अमीबा, बी प्लाज्मोडियम, सी पैरामीशियम या डी हाइड्रा। फौज तैयार करने के इस काम में विकल्प बी यानी प्लाज्मोडियम उस्ताद है। प्लाज्मोडियम, हाँ, ये वही कुख्यात परजीवी है जो इंसानों में मलेरिया फैलाता है। अब यहाँ दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। अमीबा सिर्फ द्विखंडन कर रहा था, यानी 1 से 2, लेकिन प्लाज्मोडियम बहुखंडन करता है, यानी मल्टीपल फिजन। तो ये अंदर ही अंदर क्या कर रहा होता है? क्या ये किसी तरह का थोक उत्पादन है? बिल्कुल सटीक शब्द, थोक उत्पादन यानी बल्क प्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम जब किसी इंसान की लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल के अंदर पहुंचता है तो वो एक सुरक्षित खोल बना लेता है। अच्छा। फिर वो अपने अंदर के केंद्रक को 2 में नहीं बल्कि कई दर्जनों छोटे छोटे केंद्रकों में बांट लेता है। दर्जनों में? बाप रे। हाँ, और फिर अचानक से वो कोशिका एक झटके में फटती है और एक ही बार में प्लाज्मोडियम की एक विशाल फौज रक्त प्रवाह में उतर आती है। अरे बाप रे। तो जो मलेरिया में हमें अचानक से तेज बुखार आता है, हाँ, वो इसी बहुखंडन और कोशिकाओं के एक साथ फटने का नतीजा होता है। ये तो बहुत ही खूंखार है। तो इसका मतलब है कि ये तरीका सिर्फ संख्या बढ़ाने का नहीं है, बल्कि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर अचानक हमला बोलने की एक आक्रामक रणनीति है। बिल्कुल, प्रकृति कितनी खूंखार और शानदार हो सकती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। वाकई। चलिए, अगला सवाल हमें सूक्ष्म जगत के एक और अलग तरह के जीव की ओर ले जाता है। देखते हैं। प्रश्न 6, बीजाणु निर्माण सामान्यतः पाया जाता है। इसके विकल्प हैं ए शैवाल में, बी फर्न में, सी कवक में या डी ब्रायोफाइट में। यहाँ सही विकल्प है सी, कवक, जिसे हम फंगाई कहते हैं। कवक जैसे फफूंदी जो मशरूम का अपना साम्राज्य फैलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कैसे? कवक न तो बीज से टूटते हैं और ना ही कली निकालते हैं। ये बीजाणु बनाते हैं, जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। अच्छा, बीजाणु? हाँ, ये छोटे छोटे बहुत ही मजबूत कैप्सूल की तरह होते हैं। एक कवक लाखों बीजाणु हवा में छोड़ देता है। तो क्या ये बीजाणु एक तरह से बीजों की तरह काम करते हैं, जैसे पौधों के बीज होते हैं? हाँ, आप इन्हें सूक्ष्म बीज मान सकती हैं, लेकिन ये बीजों से कहीं ज्यादा कठोर होते हैं। इनके ऊपर एक बहुत मोटी सुरक्षात्मक परत होती है, जो इन्हें भयंकर गर्मी, ठंड या सूखे से बचाती है। तो ये हवा में ऐसे ही तैरते रहते हैं? हाँ, ये सालों तक हवा में तैरते रह सकते हैं या मिट्टी में पड़े रह सकते हैं, जैसे ही इन्हें सही नमी और भोजन वाली जगह मिलती है। जैसे कई दिन पुरानी ब्रेड या कोई नमी वाली दीवार? एकदम सही। तो ये तुरंत अंकुरित होकर नया कवक बना लेते हैं। अगर हम यहाँ एक पल के लिए रुककर सोचें, तो ये कितना अविश्वसनीय पैटर्न है। अमीबा खुद को 2 में तोड़ रहा है, यीस्ट कली निकाल रहा है, प्लाज्मोडियम शरीर के अंदर विस्फोट करके फौज खड़ी कर रहा है और कवक हवा में कैप्सूल उड़ा रहा है। सबकी अपनी अपनी तकनीक है। हाँ, प्रकृति ने हर जीव को उसकी जरूरत और अस्तित्व बचाने की चुनौती के हिसाब से एकदम अलग टूल किट दी है। और यही जीव विज्ञान का सबसे बड़ा रोमांच है। हर तरीका उस जीव के जीवित रहने की एक सदी हुई रणनीति है। प्लाज्मोडियम को मेजबान को हराना है, इसलिए बहुखंडन जरूरी है। और कवक को दूर दूर तक फैलना है, इसलिए बीजाणु निर्माण जरूरी है। बिल्कुल, कोई भी तरीका दूसरे से कमतर नहीं है। आपकी ये बात हमें हमारी चर्चा के तीसरे और सबसे बड़े हिस्से की ओर ले जाती है, लैंगिक प्रजनन, जटिलता और विविधता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं यहाँ सच में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर अलैंगिक प्रजनन इतना ही तेज, ऊर्जा बचाने वाला और प्रभावी है, तो प्रकृति को दूसरे, कहीं अधिक जटिल और धीमे तरीके यानी लैंगिक प्रजनन की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब ये तो विकासवाद के सिद्धांत के ही खिलाफ लगता है ना, कि कोई जीव जानबूझकर अपना काम मुश्किल करे। चलिए इसे सिम्युलेटर के 7वें प्रश्न से डिकोड करते हैं। ठीक है, पढ़िए। प्रश्न 7, लैंगिक प्रजनन में मुख्यतः कौन सा विभाजन होता है? विकल्प है ए समसूत्री, बी अर्धसूत्री, सी द्विखंडन या डी बहुखंडन। यहाँ जो जटिलता आपने महसूस की ना, उसका जवाब विकल्प बी में छिपा है।
अर्धसूत्री विभाजन, जिसे विज्ञान में मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस? हाँ, अलैंगिक प्रजनन में जो होता है उसे समसूत्री या माइटोसिस कहते हैं, जहां डीएनए की पूरी एक कॉपी बन जाती है। लेकिन लैंगिक प्रजनन की पहेली थोड़ी अलग है। इसमें क्या अलग है? इसमें दो अलग-अलग जीवों यानी माता और पिता के डीएनए को मिलना होता है। तो अगर दोनों अपना पूरा डीएनए दे देंगे तो जो नया जीव बनेगा उसमें तो डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर अगली पीढ़ी में चौगुनी। ये तो एक बहुत बड़ी जेनेटिक गड़बड़ी हो जाएगी। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये कोशिका के अंदर एक ऐसी कैंची की तरह काम करता है जो क्रोमोसोम या डीएनए के सेट को ठीक आधा कर देता है। अच्छा, मतलब आधा कर देता है? हाँ, आधा डीएनए माता से आता है और आधा पिता से। जब ये दोनों आधे आधे हिस्से मिलते हैं तो नए जीव में फिर से डीएनए का एक पूरा और संतुलित सेट बन जाता है। लेकिन इतनी माथापच्ची क्यों? इतनी ऊर्जा खर्च करके साथी ढूंढना, फिर डीएनए को आधा करना, फिर उसे जोड़ना, इस पूरी मेहनत का आखिर फायदा क्या है? हमारा 8वां सवाल सीधा इसी मुद्दे पर चोट करता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा लैंगिक प्रजनन का लाभ है? विकल्प है ए, तीव्र प्रजनन, बी, कम ऊर्जा की आवश्यकता, सी, आनुवंशिक विविधता, या डी, सरल प्रक्रिया। अगर हम बाकी विकल्पों यानी ए, बी और डी को देखें तो वे सब अलैंगिक प्रजनन की खासियतें हैं। हाँ, वो तो तेज और सरल था। लैंगिक प्रजनन धीमा है, थका देने वाला है, लेकिन इसका सबसे बड़ा और एकमात्र बड़ा फायदा है विकल्प सी, आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी? हाँ, प्रकृति कभी भी एक ही दांव पर अपना सब कुछ नहीं लगाती। जब दो अलग अलग डीएनए आपस में मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया अनोखा कॉम्बिनेशन बनता है। जो नया जीव बनता है वो ना तो पूरी तरह अपनी माँ जैसा होता है और न ही पिता जैसा। वो एक बिल्कुल नया वर्जन होता है। अरे, क्या ये उसी तरह है जो बात मैंने एकदम शुरुआत में कही थी? वो जंगल जहाँ सारे पेड़ एक जैसे थे और एक बीमारी ने सबको खत्म कर दिया। तो क्या ये विविधता ही वो मास्टर स्ट्रोक है जो जीवों को बदलती और खतरनाक होती दुनिया में जिंदा रखती है? 100%। यही वो प्राकृतिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर कोई नई बीमारी आती है या अचानक से जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है तो विविधता के कारण आबादी के कुछ सदस्यों में उस बदलाव को सहने या बीमारी से लड़ने वाला नया डीएनए कॉम्बिनेशन मौजूद हो सकता है। तो कुछ जीव शायद ना बचें, लेकिन पूरी प्रजाति कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। जिन जीवों के पास सही कॉम्बिनेशन होगा वे बच जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रकृति ने तेजी छोड़कर मजबूती को चुना। कमाल है, तेजी छोड़कर मजबूती और सुरक्षा चुनना, ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा है। बिल्कुल है। अब जब हमने प्रजनन के इन दोनों मूल प्रकारों की गहराई को समझ लिया है तो ये एग्जाम सिमुलेटर हमें एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू की ओर ले चलता है, प्रजनन का समय चक्र। टाइमिंग। हाँ, क्या जीवों के पास कोई कैलेंडर होता है? क्या उनके शरीर में कोई अलार्म घड़ी होती है जो बताती है कि अब समय हो गया है? आइए इसे देखते हैं। प्रश्न 9। प्रश्न 9, प्रजनन काल या ब्रीडिंग सीजन सामान्यतः किसमें देखा जाता है? विकल्प है ए, मनुष्य, बी, पक्षी, सी, बैक्टीरिया, या डी, अमीबा। यहाँ मौसम और समय के पाबंद होने का खिताब विकल्प बी यानी पक्षियों को जाता है। हमने पहले ही देखा कि बैक्टीरिया और अमीबा जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए कोई सीजन या मौसम नहीं होता। वे तो बस जब चाहें विभाजित हो जाते हैं। हाँ, अगर पर्याप्त भोजन हो। और मनुष्य का मामला थोड़ा अलग है जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अधिकांश पक्षियों में एक स्पष्ट प्रजनन काल होता है। वे साल के एक खास समय में ही घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं और बच्चों को पालते हैं। यह बहुत ही रोचक है। इसी से जुड़ा हमारा 10वां सवाल है जो इसी कैलेंडर वाले विचार को आगे बढ़ाता है। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, बताइए। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा जीव मौसमी प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडर है? विकल्प है ए, मनुष्य, बी, कुत्ता, सी, हिरण, या डी, बंदर। यहां सबसे सटीक उदाहरण है विकल्प सी, हिरण। हिरण एक बहुत ही अनुशासित मौसमी प्रजनक है। उनका पूरा जीवन चक्र मौसम के चक्र के साथ एक लय में जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ये हिरण या पक्षी किसी एक खास मौसम का इंतजार ही क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब अगर प्रजाति को बढ़ाना ही सबसे अहम काम है तो फिर साल भर ऐसा क्यों नहीं करते? उन्हें कौन रोक रहा है? उन्हें रोक रहा है
ऊर्जा और संसाधनों का अर्थशास्त्र। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, एक हिरन के बच्चे को पैदा होने के बाद बहुत सारे दूध की जरूरत होती है, जिसके लिए माँ को भरपूर हरा चारा चाहिए। हाँ, सही बात है। फिर बच्चा खुद भी हरी घास खाना शुरू करेगा। अब कल्पना कीजिए, अगर बच्चा कड़कड़ाती ठंड में पैदा हो जाए, जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पेड़ों पर पत्ते नहीं है और खाना एकदम खत्म है, ओह, उस बच्चे के बचने की संभावना लगभग 0 होगी। ओह, तो ये सब सर्वाइवल का खेल है। बिल्कुल। इसीलिए प्रकृति ने उनके शरीर के भीतर एक ऐसी बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी सेट कर दी है, जो दिन की रोशनी और तापमान के हिसाब से काम करती है। अच्छा, दिन की रोशनी से। हाँ, वे ठीक उसी समय प्रजनन करते हैं ताकि उनका गर्भकाल पूरा होने के बाद बच्चा बिल्कुल बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग में पैदा हो, जहाँ भरपूर नया चारा हो। एकदम। बसंत का मतलब है चारों तरफ भरपूर नई घास, अच्छा तापमान और उस नए जीव के पनपने के लिए एकदम आदर्श माहौल। मौसम ही उनकी जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। ये तो पर्यावरण और जीव विज्ञान का एक शानदार तालमेल है। लेकिन फिर हम इंसानों का मामला क्या है? हम तो मौसम की परवाह ही नहीं करते। ये हमें 11वें सवाल पर लाता है। चलिए देखते हैं, इंसान क्या करते हैं। प्रश्न 11, मनुष्य किस प्रकार का प्रजनक है? क्या वह ए, मौसमी है, बी, अलैंगिक है, सी, सतत प्रजनक या कंटिन्यूअस ब्रीडर है, या डी, द्विखंडन द्वारा है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी मनुष्य द्विखंडन से बीच से टूटकर 2 इंसान बनना चाहेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो इसका वैज्ञानिक रूप से सही उत्तर है विकल्प सी, सतत प्रजनक। इसका अर्थ है कि मनुष्य साल के किसी भी महीने में किसी भी मौसम में प्रजनन करने की शारीरिक क्षमता रखते हैं। हमारे लिए कोई खास प्रजनन काल या ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? क्या विकासवाद के दौर में इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक टूट गई या खराब हो गई? हम मौसम के चक्र से बाहर कैसे आ गए? हमारी क्लॉक खराब नहीं हुई है, बल्कि हमने एक तरह से विकासवाद का चीट कोड हैक कर लिया है। चीट कोड? हाँ, याद कीजिए हमने हिरन के बारे में क्या कहा था। वे मौसम पर इसलिए निर्भर हैं क्योंकि उन्हें कड़कड़ाती ठंड और भोजन की कमी से बचना है। लेकिन मानव इतिहास को देखिए, इंसानों ने खेती करना सीख लिया, जिसका मतलब है कि हमारे पास साल भर अनाज और खाना जमा रहता है। हमने मजबूत घर बना लिए, आग जलाना सीख लिया, कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब हमने पर्यावरण की उस पाबंदी और मजबूरी को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। जब बाहरी मौसम का उतार चढ़ाव हमारे या हमारे बच्चों के अस्तित्व के लिए कोई सीधा खतरा नहीं रहा, तो इंसानी शरीर ने भी उस मौसमी पाबंदी को पीछे छोड़ दिया। हम अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने लगे, इसलिए हम सतत प्रजनक बन गए। एकदम सही। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है मानव इतिहास और जीव विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखने का। अब हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम और बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गए हैं, ज्ञान का परीक्षण और निष्कर्ष, यानी फाइनल टेस्ट। हाँ। हमने शुरुआत से लेकर अब तक क्लोनिंग वाली फोटोकॉपी मशीन से लेकर जेनेटिक विविधता और बायोलॉजिकल क्लॉक तक बहुत कुछ समझा है। ये सिम्युलेटर अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर परखने वाला है। तो चलिए एक त्वरित परीक्षण यानी थोड़ा रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं तैयार हूं। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है ए, अलैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक होती है, बी, लैंगिक प्रजनन में जनक एक होता है, सी, अलैंगिक प्रजनन में संतति समान होती है, या डी, लैंगिक प्रजनन में निषेचन नहीं होता। अगर आज की चर्चा को किसी ने ध्यान से सुना है तो वो तुरंत विकल्प सी को सही ठहराएगा कि अलैंगिक प्रजनन में संतति एक समान होती है। कार्बन कॉपी? हाँ, हमने शुरुआत में स्थापित किया था कि ये कार्बन कॉपी बनाने जैसा है। बाकी के सभी विकल्प तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल उल्टे और गलत हैं। क्योंकि विविधता तो लैंगिक प्रजनन का गुण है। और लैंगिक में 2 जनक होते हैं और लैंगिक में ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। एकदम स्पष्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 13, हाइड्रा में प्रजनन की सामान्य विधि है। विकल्प है ए, द्विखंडन, बी, कली बनना, सी, बीजाणु निर्माण, या डी, बहुखंडन। यहां उत्तर वही है जो यीस्ट के मामले में था। विकल्प बी, कली बनना यानी बडिंग। हाइड्रा में भी बडिंग होती है? हाँ, हाइड्रा एक जलीय जीव है। जिस तरह हमने यीस्ट में देखा था कि एक उभार आता है, हाइड्रा में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके बेलनाकार शरीर के एक हिस्से पर कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होने लगती हैं। वहां एक छोटी सी टहनी जैसी संरचना बन जाती है। कुछ ही दिनों में उसमें मुंह
और छोटे छोटे टेंटिकल्स निकल आते हैं। अरे वाह। और जब वो एक मिनी हाइड्रा बन जाता है तो मुख्य शरीर से टूटकर पानी में स्वतंत्र हो जाता है। ये सच में पौधे से टहनी टूटने जैसा ही है। अगला सवाल एक तरह का रिवर्स चेक है जो ये देखेगा कि हमें कॉन्सेप्ट्स कितने याद रहे। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है। ओके। विकल्प है ए कली बनना, बी विखंडन, सी युग्मन या डी बीजाणु निर्माण। इसमें कोई शंका नहीं है। सही जवाब है विकल्प सी, युग्मन। कली बनना, विखंडन और बीजाणु निर्माण ये तीनों ही अकेले जीव की क्षमताएं हैं, इसलिए ये अलैंगिक हैं। और युग्मन? युग्मन, जिसे अंग्रेजी में कंजुगेशन या सिंगैमी कहते हैं, उसका तो शाब्दिक अर्थ ही है युग्म या जोड़ा बनाना। दो चीजों का जुड़ना ही लैंगिक प्रजनन का पहला और सबसे अहम कदम है। बहुत बढ़िया। और अब इस सिम्युलेटर का हमारा 15वां और आखिरी सवाल। चलिए देखते हैं। प्रश्न 15, अलैंगिक प्रजनन में बनने वाली संतति कहलाती है? विकल्प है ए हाइब्रिड, बी क्लोन, सी गेमीट या डी जाइगोट। आज की पूरी चर्चा का सार इसी एक शब्द में सिमटा है, विकल्प बी, क्लोन। क्लोन? हाँ, क्योंकि ये जीव आनुवांशिक रूप से यानी डीएनए के स्तर पर और शारीरिक रूप से अपने अकेले जनक के 100% समान होते हैं, इसलिए विज्ञान की सख्त भाषा में उन्हें क्लोन कहा जाता है। तो ये पूरी तरह से साबित हो गया कि इंसान आज जिन प्रयोगशालाओं में करोड़ों रुपए खर्च करके जो क्लोनिंग करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, प्रकृति के सूक्ष्म जीव और पौधे करोड़ों सालों से बहुत ही कुशलता से और बिना किसी शोर शराबे के वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रकृति बहुत पहले से सबसे उन्नत और सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही है। हमने बस उसके काम करने के तरीके को थोड़ा बहुत समझना शुरू किया है। आज की इस डीप डाइव में हमने एक छोटे से एग्जाम सिम्युलेटर के जरिए जीवन की कितनी विशाल और जटिल कहानी को डिकोड किया। हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने कुछ जीवों को तुरंत कार्बन कॉपी बनाने का गुण दिया, जैसे अमीबा का द्विखंडन या यीस्ट का कली बनना। हाँ, ये सब कितना तेज है, कितना ऊर्जा बचाने वाला है। हाँ, लेकिन साथ ही हमने उस मास्टर स्ट्रोक को भी समझा। जब बात लंबी रेस की आती है, जब बात पृथ्वी के बदलते माहौल में टिके रहने की आती है, तो प्रकृति ने लैंगिक प्रजनन का जटिल रास्ता चुना। अर्धसूत्री विभाजन और डीएनए के मिलन ने वो आनुवंशिक विविधता पैदा की जिसने जीवन को एक ही सांचे में बंधने और एक ही बीमारी से खत्म होने से रोक दिया। और ये भी कि कैसे हिरण जैसे जीवों के लिए आज भी मौसम ही प्रजनन का सबसे बड़ा कैलेंडर है, जबकि हम इंसानों ने खेती और आग के सहारे उस कैलेंडर को हैक कर लिया है। सही कहा। विज्ञान के सिद्धांतों को इस तरह सवालों की कड़ियों में पिरोकर और उनके पीछे का क्यों और कैसे समझना वाकई बहुत ही रोशन करने वाला अनुभव रहा। और ये बात भी ध्यान देने वाली है ना कि प्रकृति में कोई भी तरीका गलत या सही नहीं है। कार्बन कॉपी बनाना उन सूक्ष्म जीवों के लिए बिल्कुल सही है जिन्हें तुरंत अपनी फौज खड़ी करनी है। और विविधता पैदा करना हमारे जैसे बड़े जीवों के लिए जरूरी है। एकदम। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए किसकी क्या जरूरत है। आज की चर्चा में जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा के 15 सवालों को हल करना नहीं था। ये एक यात्रा थी, ये समझने की कि जीवन आखिर कैसे खुद को मृत्यु से बचाते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के समाप्त होने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो मैं आज छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए, वो क्या है? हम सबने देखा कि अलैंगिक प्रजनन कितना तेज है, इसमें किसी साथी की जरूरत नहीं है, ऊर्जा बचती है। जरा सोचकर देखिए, अगर प्रकृति ने कोई जोखिम नहीं लिया होता, अगर विकासवाद के शुरुआती दौर में ही यह तय हो गया होता कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव में केवल अलैंगिक प्रजनन ही होगा, तो क्या आज पृथ्वी पर इंसानों सहित इतनी रंग बिरंगी विविधता मौजूद होती? बिल्कुल नहीं। और उससे भी बड़ा और डरावना सवाल, क्या कोई भी प्रजाति किसी बड़ी वैश्विक बीमारी या अचानक आए हिमयुग जैसे जलवायु परिवर्तन का सामना कर पाती? बाप रे! या फिर हम सब, वो पूरा का पूरा जंगल किसी एक ही झटके में करोड़ों साल पहले हमेशा के लिए खत्म हो गया होता? ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। वो विविधता ही है जो हमें बचाए हुए है, जो हमें आज यहाँ तक ले आई है। इसी शानदार और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति की इस अद्भुत क्लोनिंग और विविधता की कहानी पर विचार करते रहिए। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे।